Hello students, today we are going to study chapter number 7 part 2. We will start with methane. Part 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में. एनवायरमेंट में चेंज कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तब विंड का जो डायरेक्शन है वो बदलने लगता है, तब या तो नमी आ जाती है तब. ये सारी चीज़ों के वजह से और ग्लोबल वार्मिंग होती है, उसके वजह से एनवायरनमेंट चेंज होता है. फिर हम लोगों ने पढ़ा था वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी. नाउ हमारा जो अर्थ है, हमारा जो धरती है, वो एकदम से गर्म कैसे हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग में हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस तरह से होता है. तो हमारी जो धरती है वो गर्म किसके वजह से होती है? बहुत सारी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके वजह से. तो गैसेस के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो फर्स्ट गैस होता है मीथेन. द मैसिव increase in methane proportion from 350 ppm in years 1750 to 1764 ppm in the year 2005 due to reason listed below. Okay, so methane इसका फॉर्मूला क्या है? CH4 is the formula of methane. Now ये जो एकदम से बदलाव आया है टेम्परेचर में, वो किसके वजह से हुआ है? एक गैस है जिसका नाम है मीथेन. वो गैस जो है उसमें बढ़त हुई है, इट मीन्स इंक्रीज़ हुआ है, एक बहुत ज़्यादा मैसिव इंक्रीज़ हुआ है मीथेन के प्रपोर्शन में, जो कि कितना था? 315 ppm था 1750 टू 1764 के ईयर में. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया या बीतते गया, तो 2005 में जो मीथेन गैस है वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. अब किन रीजंस के वजह से इंक्रीज़ हुई थी देखते हैं. नंबर 1, एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, रिलीज ऑफ मीथेन 14 करोड़ टन. अब जो एनिमल्स का एक्सेलेशन होता है, जो वो लोग सांस छोड़ते हैं, उसका और उनका मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है, उनके वजह से 14 करोड़ टन का मीथेन रिलीज़ होता है. नंबर 2, पैडी कल्टीवेशन 15 करोड़ टन. पैडी कल्टीवेशन के द्वारा 15 करोड़ टन का मीथेन रिलीज़ होता है. नंबर 3, डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट 7 करोड़ टन. अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो उससे जो गैस रिलीज़ होती है मीथेन गैस, वो कितनी होती है? 7 करोड़ टन. थिंग्स टू नो, ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ द एयर इन इट. जो भी इंसान काम काज करता है पूरे दिन में, उसमें कम से कम वो 80% ऑफ द एयर का यूज़ करता है. अ मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे. और एक इंसान जब सांस लेता है और छोड़ता है, वो कितने टाइम ब्रीथ करता है? ब्रीथ कितने टाइम लेता है? 22,000 टाइम्स. हर रोज़ वो 22,000 ब्रीथ लेता है. इन दिस वे अ मैन कंज्यूम्स 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट पर डे. और इसी तरह से एक इंसान 16 kg तक का ऑक्सीजन अपने बॉडी में गेन करता है हर रोज़ हमारे एनवायरमेंट से. Now next is nitrous oxide. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. Okay, so जो दूसरा गैस है मीथेन के बाद वो है नाइट्रस ऑक्साइड. ये जो हमारे एनवायरनमेंट पर प्रेजेंट होता है, ये भी इंक्रीज़ हो चुका है 270 ppm से 319 ppm तक. जो दूसरा नेक्स्ट आता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, AC, सर्किट, एरोसल स्प्रे,
The minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as a aerosol, etc. There has been an increase in the CFC. अब ये सारी चीज़ें जो हम ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है. और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये इंक्रीज़ होता है ये सारी चीज़ों को यूज़ करने के बाद. थिंग्स टू नो. As per the resolution passed by UN on 23rd January 1995, 16th of September is observed as a ozone day. Resolution पास किया गया था जब UN के द्वारा 23rd जनवरी 1995 को कि 16th of September को ऑब्जर्व किया जाएगा एज अ ओजोन डे. आफ्टर 1980 year 2007 was the hottest year. 1980 के बाद जो सबसे गर्म साल रहा, जो सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा था, वो था 2007 ईयर. इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं वो देखते हैं. चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन. चेंजेस ऑब्जर्व किए गए ग्रोथ में और वेजिटेशन के डेवलपमेंट में. सर्टन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग सच एज स्पैरो एंड वल्चर. जो प्रजाति है बर्ड्स की वो अब क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, जैसे कि स्पैरो और वल्चर की. 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज हैव रिकेडेड एंड मेल्टेड. नाउ जो हिमालयाज है, जो ग्लेशियर है हिमालयाज में, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट होने लग गया है. Now see the picture. 7.9 gradual changes observed in glacier. In May 12, 2001 यहाँ पे देखो, और पिक्चर एज कम्पेयर टू जुलाई 1, 2003 उसमें कितना चेंजेस है. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है. और जून 2006 में देखो ना, इमेजिन करो कि अब हमारा जो साल कौन सा चल रहा है, 2020, तो उसमें जो ये ग्लेशियर है वो कितना मेल्ट हो चुका होगा. ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इतना ध्यान भी नहीं होता है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे घर पे, उसके वजह से एनवायरनमेंट ख़राब होता है. हम एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो गैसेस, मीथेन जैसी गैसेस हो गई, नाइट्रस गैसेस हो गई, सीएफसी जैसी गैसेस को इंक्रीज़ करती है एनवायरनमेंट में. और जब ये गैसेस जो है, ग्रीन हाउस की जो गैसेस है, वो जब बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है. ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम अगर होना शुरू हो गई तो जो प्लांट्स कल्टीवेट एक तो हम नहीं कर पाएंगे, और जो एनिमल्स है जो ग्लेशियर में, जो हिमालयाज़ में प्रेजेंट है, वो उनका क्या होगा. और हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर्स है वो एकदम से पिघलने लगेंगे. बहुत सारा नुकसान होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करके अपने लाइफ में चल सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. सबसे कॉमन चीज़ जो हो सकती है वो तो यही है कि हम प्लांट्स को ग्रो करें. कल्टिवेट मोर एंड मोर ट्रीज़. आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे को उगाए तो भी एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी.
There has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and floods in last 10 years. अब पिछले 10 सालों में नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ते चली आ रही है, जैसे कि फैमिन जैसी प्रॉब्लम। अब फैमिन क्या है, इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो भूख से मर जाते हैं, क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो पाता, बारिश नहीं आना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसे फैमिन कहा जाता है। साइक्लोन, एक्सेसिव रेन, बहुत ज़्यादा बारिश आना। फ्लड, नदियों में एक बहाव जो आता है उसे फ्लड कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो दिन ब दिन जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं। द प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग लेस रेनफॉल। जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पे आज बहुत कम बारिश हो रही है, जैसे कि राजस्थान, दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन एंड देयर इज़ अ स्कैंटी ऑफ रेन इन चिरापुंजी। चिरापुंजी एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, लेकिन वहाँ पे अब थोड़ी सी बारिश हो रही है। और राजस्थान और दुबई में तो पहले बिल्कुल बारिश ज़्यादा होती ही नहीं थी, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ गॉन डाउन। जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो एकदम से नीचे हो गया है, डाउन हो गया है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ डिक्रीज्ड। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो एकदम से डिक्रीज हो चुका है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हैज़ इंक्रीज द वाटर लेवल इन ओशंस। दिस हैज़ एग्रेवेटेड द इरोशन ऑफ कोस्ट लाइन। ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो चुके हैं, इसके वजह से पानी का जो लेवल है ओशन में वो बढ़ते जा रहा है। और ये क्या हो रहा है कि कोस्ट लाइन पे जो इरोशन है वो एग्रीवेट हो रहा है। ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम टू डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जो इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से ह्यूमन बींग जो है वो डिहाइड्रेशन उन लोगों को हो रहा है और माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देयर विल बी चेंजेस इन साइकिल्स ऑफ सीजन। जो साइकिल इतने टाइम से चलते आ रहा था वो साइकिल में भी चेंजेस आने लग गए हैं, जैसे कि मॉनसून सीज़न के बाद विंटर, विंटर के बाद समर, ये एक साइकिल चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब समर सीज़न है तब भी कंटिन्यू बारिश होती रहती है। मॉनसून जो है समर में या तो जल्दी बारिश आ जाती है, बारिश का काफ़ी समय तक रहना, विंटर में भी बहुत बारिश होना, या तो ठंडी एकदम से बढ़ जाना, मतलब एक तरीके से बैलेंस नहीं रहता। तो वो जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समर एंड विंटर सीजन विल चेंज। अब मैंने जैसे कि बताया कि समर और विंटर सीजन एकदम से चेंज हो चुके हैं। द salinity of soil in Gujarat will increase due to increase of 25 सेंटीमीटर इन सी लेवल। अब जो सॉइल की सैलिनिटी है वो गुजरात में इंक्रीज़ हो चुकी है क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो है सी लेवल का वो और भी बढ़ गया है। देयर इज़ अ मार्क्ड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो गया है। The frequency of disease like cholera, dengue, malaria, yellow fever, swine flu, etc. has increased. अब जो डिज़ीज़ की फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ रही है, जैसे कि कोलेरा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। एरियाज़ नियर द कोस्ट ऑफ मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सबमर्ज्ड। अब जैसे कि कोस्ट लाइन वाले जो एरियाज़ है जैसे मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डूब रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम
Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in year 2100 century. अब एक इंस्टीट्यूशन है, उनका नाम है ग्रीन पीस। उनका ऐसा मानना है कि 55 लाख ऑफ पीपल जो गुजरात में रहते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। कब जाएंगे ये? 2100 सेंचुरी में ऐसा हो सकता है। द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेग्रेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। बीहाइव्स आर डिसअपियरिंग फास्ट। नाउ जो फ्लावर्स है उनकी जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। और बी हाइव्स जो है, जिसे हम हनी बीस भी कहते हैं, वो भी बहुत ही फटाफट या हम कह सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी वो भी डिसअपेयर हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। फैक्टर्स इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ। अब ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाए हैं कि इनके वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओजोन लेयर कमज़ोर है। सबसे पहले आप पिक्चर में देखोगे तो यूवी रेज आ रही हैं हमारे अर्थ पे, लेकिन अगर ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करके रखती थी हम लोगों को हार्मफुल रेज से, वो ख़त्म हो जाएगी या वो नष्ट होने लगेगी तो हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? जो रेज हमारे लिए हार्मफुल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल है। अब सेकंड पिक्चर में फ्रिज है। फ्रिज यूज़ करने से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ है जिससे वो धुआं निकलता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। एसी के यूज़ करने के वजह से भी टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है। सीएफसी जैसे गैसेस इंक्रीज़ होते हैं और उसके वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सी इमेज 7.10 एंड मेक अ नोट बेस्ड ऑन इट of how much carbon dioxide is being released। अब ये इमेज मैंने आप लोगों को समझा तो दी है, लेकिन आप लोगों को एक नोट बनाना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। ओके। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी? बेसिकली natural resources which we are used to generate the energy जो नेचुरल होती है, नेचर से जो हम लोगों को मिलती है वैसी एनर्जी, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड, बायोमास, solar, tidal, etc. which generate energy that is known as a non-conventional sources of energy. Measures to prevent global warming। अब ऐसे कौन से measures हैं जिसे हम यूज़ करके ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है या हम कम कर सकते हैं? नंबर 1, reduce the uses of sources that release कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है उनको हमें कम करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो भी फॉरेस्ट है, जो भी जंगल है, उन्हें हम लोगों को बचा कर रखना चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जितने पेड़ पौधे हम लगाएंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड। एक ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए मैन्योर का और पेस्टिसाइड्स का, ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए, केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए।
ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। अब बायोटिक को ऐड करना चाहिए एनिमल्स के फूड में। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस में ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एकदम प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसे चेक करते रहना चाहिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग विद सफिशिएंट वेंटिलेशन एंड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव करी जा सके। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। अब इको फ्रेंडली पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्री अराउंड योर हाउसेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आपके घर के आसपास में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जुडिशियली। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एकदम बराबर मात्रा में यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। वाटर को भी, पानी जो है उसे भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो भी बारिश का पानी आता है उसे हमें बचा कर रखना चाहिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हमें CNG जो गैस है उसे यूज़ करना चाहिए और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। On realizing the human activity are the root causes of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. अब जब ये रियलाइज़ होने लगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पूरे जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें एक गैदरिंग हुई थी स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का कैपिटल है वहाँ पे, ताकि ये रास्ते निकाले जा सके, ये पता लगा सके कि एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रियो दी जेनेरो, ब्राज़ील। दूसरा जो गैदरिंग हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, capital of Denmark, in year 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut and the developing nations were increasing pressure for reducing of emission of greenhouse gases. अब जो मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन में, जो कैपिटल सिटी है डेनमार्क की, 2009 में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही डिस्कशन चला था और ये देखा गया था कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि कार्बन कट हो। इसका मतलब ये होता है कि जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैस का उसे रिड्यूस करने के लिए वो रेडी नहीं थे। और जो डेवलपिंग नेशंस थे वो इसी चीज़ के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे थे कि इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस है उसे रिड्यूस करना ही चाहिए। It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nation. अब ये डिसाइड किया गया जो डेवलपिंग नेशंस है उनको $100 बिलियन दिए जाएंगे ताकि वो और भी ज़्यादा विकसित हो सके, डेवलप्ड हो सके। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वेयर प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट द लीडर्स ऑफ वर्ल्ड वेयर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। अब जो मीटिंग हुई थी उसमें 59 रिसर्च पेपर्स आए और जिसमें से 45 कंट्रीज़ जो प्रेजेंट थे उनमें से अब जो लीडर्स थे वर्ल्ड के जितने भी, उन पे ये प्रेशर बनाया गया कि आप सीरियसली जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट में जो चेंजिंग हो रहा है उसके आप सीरियसली उसके ऊपर विचार कीजिए। On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizens emit 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gases. अब एक तरीके से देखा जाए तो एक सिटीज़न जो है वर्ल्ड में वो कम से कम
4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है रेगुलर डेज में, लेकिन जो इंडियन सिटीज़न है टोटल वो एमिट करते हैं 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाकी के डेवलपिंग नेशंस है वो इससे कुछ कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं. Large amount of concession should be given for development and more restrictions should be imposed on countries like USA. As an average, American emits 20.6 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड. अब ज़्यादा से ज़्यादा छूट देनी चाहिए या कंसेशन देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए उन कंट्रीज़ को जो डेवलपिंग है, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए. जैसे कि यूएसए जो एक एवरेज अमेरिकन जो है वो एमिट करता है 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक, नाउ सी दिस इमेज. आइस कैप्स आर मेल्टिंग. वाइट बियर जो है उसका घर भी नहीं रहा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ओशन में पानी जो है वो बढ़ते जा रहा है. अब जहाँ पे पानी हमेशा हुआ करता था वहाँ पे अब से क्या है, पानी पूरा सूख चुका है. सी नाउ जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है कि पानी की जब कमी हो जाती है तो फेमिन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. लोग भूखे मर जाते हैं, उनको भूख लगती है क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास, क्रॉप कल्टीवेट नहीं होता क्योंकि पानी नहीं होता. तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये सब जो पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये चैप्टर्स जितना भी मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है उस ये चैप्टर से आप लोगों को क्या समझ में आया कि किन किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें. यहाँ पे आप देखोगे कि फैक्ट्रीज से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये जो धुआं इतना निकल रहा है ये हमारे एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहा है. सी दिस. नाउ प्लास्टिक बैग का यूज़ करना. प्लास्टिक बैग्स वगैरह तो यूज़ हमें करने ही नहीं चाहिए. प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो बहुत रेयर यूज़ करनी चाहिए. इवन प्लास्टिक को तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल रिसोर्सेज. कितना कचरा जमा हो रहा है, इसको ना अगर हम जलाते हैं तो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, ना ये ऐसा रिसोर्सेज है जो डिग्रेडेबल नहीं है. तो हम ऐसे सोर्सेस को यूज़ करें जो डिग्रेडेबल हो और हमारे लिए ही बेनिफिट हो. गैस, बायोमास, फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी. ये सारी चीज़ों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है. ये चैप्टर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस कैसे होते हैं. जब भी टेम्परेचर में बदलाव आता है या डायरेक्शन ऑफ विंड में बदलाव आता है, नमी में बदलाव आता है, उसे किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, उसे हम एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं. अब वेदर क्या होता है, एक टेम्परेचर की कंडीशन या बारिश की कंडीशन, मॉइस्चर की कंडीशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे किस तरह की है उसे हम वेदर कहते हैं. उसके बाद में क्लाइमेट. The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as a climate. Climate किसे हम कहते हैं, जब एक कंडीशन को देखा जाता है 35 years तक कंटिन्यू कि वहाँ पे बारिश किस तरह से है, टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, तब उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. फिर उसके बाद में हम लोगों ने ग्रीन हाउस फार्मिंग देखी. ग्रीन हाउस फार्मिंग में हम लोगों ने क्या देखा कि कंट्रीज़ जो कोल्ड क्लाइमेट है वो सन की जो रेज़ है, जो हीट है, उनको वो कम रिसीव होती है. तो जो ग्रोथ है प्लांट की और वेजिटेबल की तो वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती. तो वो एक अरेंजमेंट करते हैं, किस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो हीट है, सन की जो किरणें हैं वो उनके घर तक पहुंच सके. तो उनकी जो छत होती है
वो या तो ग्लास की बनाते हैं, कांच की बनाते हैं, या तो कपड़े की, ताकि जो सन रेज है वो सीधा उनके घर तक पहुंच सके। इस तरीके का जो भी प्रैक्टिस होती है उसे हम ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? एक अनइक्वल कंटिन्यूअल राइज इन एवरेज ऑफ टेम्परेचर का एकदम से बढ़ते रहना अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में, जिसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूज़ेस फ्रॉम न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज़ेस आई थी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये हम लोगों ने देखा। हाउ डज़ द अर्थ गेट हीटेड, किस तरह से अर्थ जो है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने मीथेन गैस देखा कि मीथेन गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरीके का गैस है। फिर हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी देखा। अब उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों ने डिटेल में देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या क्या हो सकता है अगर आगे हम लोगों ने प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेजर्स देखा, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सके, बचा सके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर किए इस चैप्टर में। फिर उसके बाद में ग्लोबल पॉलिसी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, सारे कंट्रीज़ के, पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने मिलकर क्या क्या, उनकी गैदरिंग किस चीज़ के ऊपर हुई, क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए, वो हम लोगों ने ये चैप्टर में देखे। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डेफिनेशन हो, देखो जिस तरह से एक्सरसाइज दी है, व्हाट इज़ अ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का आपको डेफिनेशन लिखना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझा दी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है।